जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पिछले कुछ सालों में भारत और अरब देशों के बीच में जो बदलाव हमने देखा है, इनफैक्ट ये बदलाव जो है काफी जबरदस्त है और रिश्तों में काफी गहराव आया है। बात अब तेल और बिजनेस की नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर सुरक्षा और खुफिया जानकारी के को लेकर जो सहयोग बढ़ रहा है उस पर बढ़ गई है। रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ रही है और जो खाड़ी देश और भारत के बीच के संबंध है उसमें जो गहराव आया है, कहीं ना कहीं ये काफी इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा अहम होता जा रहा है। और इस सब को लेकर पाकिस्तान को क्या कुछ परेशानी और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमर आगा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी जय हिंद। नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि आखिर भारत और खाड़ी देशों के बीच में जो सुरक्षा और रक्षा और ये सारी जो खुफिया जानकारी को लेकर जो सहयोग बढ़ रहा है, आखिर अचानक से इसमें ये तेजी क्यों और कैसे आई? अंबर बहुत समय से हमारे रिश्ते उनके साथ बढ़ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद से इन रिश्तों में और करीबी आई है। वो स्वयं गए सऊदी अरेबिया, बल्कि खाड़ी के दूसरे देश भी वो गए, यूएई गए, कतर गए, तमाम सभी जगहों पे वो गए और उनको सभी जगहों पे इन देशों के जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड, वो भी इनको मिले। सऊदी अरेबिया ने भी दिया, कतर ने भी दिया, यूएई ने भी दिया, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने दिया। अब तो खैर दुनिया के बहुत से देशों ने उनको इससे नवाजा है। उसके कई कारण है। देखिए, आजकल पॉलिटिक्स तो सेकेंडरी चीज है, मेन चीज जो है वो रक्षा, सुरक्षा और इकोनॉमी। भारत तेल का बड़ा व्यापारी है। सऊदी अरेबिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट तेल की सप्लाई वहीं से आती है। लगभग 5 लाख बैरल से भी ज्यादा तेल वहां से हर रोज आता है। फिर उसके अलावा ये तकरीबन होता है 11.6% हमारे जो तेल के इंपोर्ट है उस वो है सऊदी अरेबिया से आता है। फिर उसके अलावा ये भी नहीं है, 24 लाख इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वहाँ पे, जो बाहर से काम करने वाले वर्कर में आते हैं वो वहाँ पे है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारा $43 बिलियन का उनके साथ बाइलैटरल ट्रेड है। हालांकि ये उनके फेवर में है, क्योंकि तेल ज़्यादा इंपोर्ट होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कम होता है। इसको ब्रिज करने की काफ़ी समय से बातचीत चल रही है। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत आए थे तो उस समय ये तय हुआ था कि वो $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये समय जो गाजा के अंदर चल रहा है, इन सबको देखते हुए बहुत सी चीज़ें डिले हो गई हैं। लेकिन यह है कि उनका कमिटमेंट है और वो यहाँ पे आके काम भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट वहाँ से भी आएगा। तो इस तरह से अगर ये इन्वेस्टमेंट आता है तो एक बड़ी संख्या में भारत में जॉब भी क्रिएट होंगी और दूसरे उनको भी इससे काफ़ी फायदा होगा। भारत जो है एक संपन्न देश है। भारत के पास टेक्नोलॉजिकली बहुत से ये है। भारत की सेना दुनिया की चंद अच्छी सेनाओं में से हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड वीपन सिस्टम्स हैं। फिर हमारी वीपन बनाने की क्षमता है हमारे पास, जिस तरह के लोग हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के पास जो है ना, सबसे हमारा लेबर अभी भी बहुत सस्ता है कंपेयर किया जाए तो यूरोप और अमेरिका से। और इसीलिए अमेरिका, यूरोप, अरब देश भारत से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं। ये अंग्रेजी बोलता है, ये जानता है, फिर उसके बाद टेक्निकली बहुत सेवी है, कंप्यूटर चलाना जानता है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा उनके लिए वर्क फोर्स है अरब देशों के लिए। या यूरोप अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में भारतीय उनके लोग। फिर आईटी सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पे, भारत में के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर कई किस्म के लोग जाते हैं। एक तो वर्कर, बिल्कुल जो अनस्किल वर्कर होता है, स्किल वर्कर जाता है। फिर इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इस तरह से हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ पे
हर साल जाके वहाँ पे काम करते हैं। इस वजह से उनके लिए उनका जो डेवलपमेंट है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो वो जी, सब देखते हुए ये उनको लगता है कि भारत एक मित्र देश है, भारत की जो रक्षा सुरक्षा प्रणाली है वो बहुत अच्छी है, उससे फ़ायदा उठाने चाहते हैं। वो भी चाहते हैं, ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी है, दोनों देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है। तो इस वजह से ये कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब लेकिन पाकिस्तान कमराना को साहब इसकी एक चिंता हो। जी, मैं एक सवाल ये पाकिस्तान को लेकर और चाइना को लेकर ही करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो ये संबंध है हमारे जो हम देख रहे हैं खाड़ी देशों के साथ, अब बात तेल और बिज़नेस से इंटेलिजेंस शेयरिंग पर आ गई है, जो सुरक्षा और खुफिया सहयोग है, वो बढ़ रहा है। क्या ये चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए है या ये जो राजनीतिक एजेंडा है, वो इससे भी कहीं गहरा है? ये बहुत सॉरी, गहरा हो रणनीतिक गया है। एजेंडा, मैं राजनीतिक मैंने बोला, रणनीतिक एजेंडा। ये ये बहुत गहरे संबंध हो गए हैं अब। इसमें कोई पीछे नहीं मुड़ के देखा जा सकता। इस तरह के संबंध हैं। हुँ, ऐसे कि हमारे पास जो वर्क फोर्स है, हमारे पास जो स्किल्स हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो भारत से रिश्ते बढ़ाने में उनको बहुत फायदा है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तो नहीं बल्कि चाइना को काउंटर बैलेंस जरूर करना चाहेंगे कि भारत के साथ उनके कई लेयर पे रिश्ते हैं जो चाइना के साथ संभव नहीं है अभी फिलहाल, और आने वाले समय में भी उनको दिक्कत होगी आने वाले। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया एक बहुत ही पैसे वाला संपन्न देश है। उसके पास वो एक बड़ी शक्ति है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, खाड़ी के देशों के अंदर दो बड़ी शक्तियां, एक वो और दूसरे ईरान। तो सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी बड़ी है। सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस जो है इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत फैला हुआ है, क्योंकि मुसलमानों की दो होली श्राइन्स जो है, सबसे ज़्यादा होली श्राइन मक्का और मदीना में है। हज के लिए लाखों लोग जाते हैं और फिर उसके बाद उम्रा साल भर चलता रहता है। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। और सऊदी अरेबिया की अभी तक पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से धार्मिक उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कनेक्ट करती थी पाकिस्तान से। अब उनकी ये रियलाइज हो रहा है कि तेल की जो आमदनी है उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए सऊदी अरेबिया को, बल्कि उनका जो प्रोजेक्ट प्लान है डाइवर्सिफाई करने की अपनी इकोनॉमी को, नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो ढूंढ रहे हैं। तो वो नए सोर्स में उनके यहाँ बहुत से इंडस्ट्रियल सिटीज़ बड़ी बड़ी शहरें बना रहे हैं, नई शहरें जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। सेल्फ रिलायंस की वो बात कर रहे हैं, टूरिज्म को दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। फिर उसके अलावा ये है कि उन्हीं ने सोशल बहुत से कंसेशंस अपनी जनता को दिए हैं जो पहले नहीं थे, जिस तरह की कट्टरपंथी धार्मिक वहाँ पे संस्थाएं ऑपरेट कर रही थीं, वो उन सबको, यानी लड़कियों का हिजाब ऑप्शनल कर दिया, लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं, लड़कियां नौकरियां कर रही हैं, लड़कियां बिजनेस कर रही हैं। उनको लगा कि ये 50% पॉपुलेशन को अगर हम वर्क फोर्स से बाहर रखेंगे तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कर नहीं सकता। तो इसलिए उन्हीं ने उनको अब रिलैक्स किया है। लड़कों को भी म्यूज़िक, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उनकी है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नए नए खुल रहे हैं, थिंक टैंक्स उन्हीं ने बनाए हैं बहुत हाई क्वालिटी के। तो वो, और उनको ये भी लग रहा है कि अगर दूसरी तरफ ईरान बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है साइंस टेक्नोलॉजी और हर फील्ड के अंदर, तो आने वाले समय में उनका कंपटीशन है उसको। तो वो देखते ये हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो सऊदी अरेबिया को फोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि भारत से भी उनके अच्छे संबंध होने चाहिए। जो दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया की ये पॉलिसी है, जो मुल्क तेल खरीदता है वहाँ पे वो इक्विटी वो भी इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो उस तरह से उनकी बहुत मेजर चेंजेस सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं। आप जी। इमेजिन नहीं किया जा सकता जिस किस्म के चेंजेस वहाँ पे अगले 10 साल के अंदर आपको आने वाले समय, अगर वहाँ पे स्थिरता बनी रही। जी, इसलिए कि फिलिस्तीन का भी मसला बहुत डीप रूटेड है, वो एक बड़ी चिंता का विषय उनके लिए बना हुआ है। जी। लेकिन जिस पाकिस्तान तरह का, से हाँ, एक सेकेंड, मैं पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान जो है वो एक
इररिलेवेंट स्टेट के रूप में इमर्ज कर गया है। हाँ, मैं पाकिस्तान से आ, जुड़ा हुआ ही कमर अगा साहब सवाल करना चाह रही थी कि ये जो खाड़ी देशों के साथ, खास तौर से सऊदी अरेबिया जो एपिसेंटर ऑफ इस्लाम है, उसके साथ भारत के बढ़ते संबंध पाकिस्तान का जो उम्मा काट था उसकी विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, वो इस्लामिक कार्ड अब आने वाले समय में नहीं चलेगा, इसलिए कि जो शक्तियां थीं उभर के आई इस्लाम के नाम पे, वो अलकायदा, आईएसएस, दाइश, फिर उसके बाद दूसरी तमाम अफ्रीका वगैरह में, उनसे तो ज़्यादातर नुकसान मुस्लिम देशों ही को हुआ। अधिकतर लोग मरने वाले जो थे, अराजकता फैल गई इराक में, सीरिया में, फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सूडान, सोमालिया, अफगानिस्तान, पता नहीं कितने देश हैं, यमन, ये सब बर्बाद होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट देश हैं अरब वर्ल्ड के इन ताकतों से। तो अब पहले हमने देखा था कि जब वो बना था, खिलाफत कायम हुई थी इराक और सीरिया में, तो कितने बच्चे यूरोप से, अमेरिका से, सारी दुनिया से, इंडिया से, सबसे वहाँ जा रहे थे कि हम इस खलीफा आया है, अब हम वहाँ रहेंगे। अब कोई नहीं जा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। खलीफा मारा गया, भाग गए थे पहले, फिर मारे गए, और उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पे हजारों लोग फंसे हुए हैं जो कहीं नहीं जा सकते। अब वो एक मर्सिनरी फोर्स की तरह से ये बन गई हैं ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग मुल्क इनका पैसा देते हैं, थोड़ा वेपन देते हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान का एक दौर था जिसमें पाकिस्तान ने इन आतंकवादी संगठनों को बनाया। पाकिस्तान एक एपी सेंटर बना हुआ था अफगान वार के पीरियड में, और फिर ये जितने भी फोर्सेस बने उससे फायदा केवल अमेरिका को हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों को हुआ है, हम देख रहे हैं। तो अब वो ये इस फेस, और फिर दूसरी बात ये कि स्वयं सऊदी अरेबिया ने जो उनके यहाँ अपना कट्टरपंथी धार्मिक इस्टेब्लिशमेंट था उसको काफी कंटेन कर दिया है, काफी कंट्रोल किया है। तो वो जी। फंडिंग भी बंद कर दी है उन्हीं ने इन ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे पहले करते थे। आतंकवादी नहीं बल्कि नॉन आतंकवादी जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, मदरसों को लेके, वो फंडिंग भी बंद कर दी। तो अब जो है एक नया दौर जो शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान कहीं उसका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का पाकिस्तान जो है वो इस समय जो प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। और दूसरी जी। बात ये कि पाकिस्तान जो है वो लगातार स्टेट कमजोर होती जा रही है, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो गई है, एक फेल्ड स्टेट के रूप में है वो। हर 3 महीने के बाद उनको फॉरेन फंडिंग की जरूरत होती है, तो कभी सऊदी अरेबिया से मांगते हैं, तो कभी यूएई, कतर, बहरीन, आईएमएफ। सऊदी अरेबिया का एक बहुत मशहूर उनके बड़े लीडर्स का एक स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान जो है वो आदी हो गया है लोन मांगने के लिए, यानी भीख मांगने के लिए उनका मतलब था कि जब देखो वो खड़े हुए हैं। तो ये इमेज हो गई है पाकिस्तान की इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो आने वाले समय में भारत का बहुत बड़ा फ्यूचर है। फिर भारत ने हमेशा साथ दिया है अरबों का खुल के, चाहे फिलिस्तीन का मसला हो या अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर उसके बाद अरब्स भी भारत को देखते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है डेवलपमेंट का। तो वो भारत का जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, उसको भी वो बहुत गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये उनके हित में होगा। पाकिस्तान के पास ऑफर करने को भी कुछ नहीं है इन देशों को आने वाले समय में, इसलिए वो पाकिस्तान से दूरियां भारत से रिश्ते बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान से उनकी वो रिश्ते उस तरह के नजर नहीं आते। जी। सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो खुफिया साझेदारी है, ये आतंकवाद विरोधी रणनीति का नया आधार बन पाएगी? ये उसी का एक अंग है, इसलिए कि भारत के पास जो एक्सपीरियंस है आतंकवाद से लड़ने का, ये इतना आतंकवाद किसी दूसरे देश को नहीं। भारत कई दशक से ये लड़ाई लड़ रहा है। जो पाकिस्तान से आतंकवाद भारत में आता है तो उसको लगातार जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद जो इंटेलिजेंस उसने नेटवर्क बनाया, और जिस तरीके से उसके पास सारी इंटेलिजेंस हैं, जो ये ऑपरेटिव्स हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कितनी इनकी क्षमताएं हैं, कौन कौन इसके की लीडर्स हैं, या किस तरीके से ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस पूरे क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं। तो भारत के पास बहुत एक भंडार है इंफॉर्मेशन का,
जो न केवल सऊदी अरेबिया बल्कि दूसरे देश भी, इस्लामिक देश भारत से लेके सेंट्रल एशिया के भी देश भारत से आतंकवाद के मसले पे लेके कोऑपरेट करते हैं, जो कि पीड़ित हैं पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को। फिर दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया को भी डर लगा रहता है। सऊदी अरेबिया के भी अंदर वो तत्व अभी भी मौजूद हैं जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं। यमन के अंदर उनका एक बड़ा बेस है जो कि सऊदी अरेबिया से मिला हुआ है। तो इस वजह से उनके लिए आतंकवाद एक बड़ा मसला है। और फिर दूसरी बात ये कि इस समय जो हालात हो रहे हैं अरब देश के, इसलिए उनको और ज़्यादा डर लग रहा है हमस गाज़ा को लेके कि आतंकवाद फैल सकता है। भारत के साथ वो इस तरह की कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं आने वाले समय में उनको एक सवाल सर और मैं जानना चाहूंगी, खाड़ी देशों के साथ बढ़ते संबंधों से भारत और ईरान की जो पारंपरिक साझेदारी है, उससे क्या दूरी बनानी पड़ सकती है? उन पे कोई असर पड़ते हुए तो हम नहीं देखेंगे। नहीं, ये हमारा बायलैटरल रिलेशन है। इससे कोई संबंध ईरान का नहीं है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, हाइफा, इजराइल के अंदर ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत का है। रेल रोड के माध्यम से वहां तक जाएगा हम लोग का सामान, और फिर वहां हाइफा से वो सारा सामान जाएगा यूरोप। करीबी में ग्रीस है, ग्रीस एक बार पहुंच जाता है तो फिर रेल रोड से निकल जाएगा। यहाँ से बाई शिप यूएई, फिर यूएई, फिर हाइफा से ग्रीस बाई शिप थोड़ी देर दूर पर, और उसके बाद उनकी है साइप्रस, और वहाँ से वो कनेक्टिविटी है यूरोप। तो दूसरी तरफ हमारा इंडिया का चाबहार के साथ एक जो कि ईरान के अंदर, ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है वहाँ के ऊपर एक हमारे भारत ने वहाँ पे 2 जेटीज बना ली हैं, और वहाँ पे हमारा पोर्ट भी 10 साल के लिए भारत वहाँ पे मैनेज कर रहा है, ईरान ने दिया है, जिससे हमारी जो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान से जुड़ गया है। और चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान, और ईरान से फिर सेंट्रल एशिया और कॉकेशस रीजन यानी अज़रबैजान होता हुआ बहुत से देशों में और रशिया तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमारा उनके साथ इस दूसरी कनेक्टिविटी का पूरा प्रोग्राम है, और ईरान से भी हमारे हज़ारों साल पुराने संबंध हैं। ईरान भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं समझता कि ये दो अलग भारत की, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नीति है कि वो ईरान से भी अच्छे संबंध रखो, सऊदी अरेबिया से भी, अरबों से भी, और दूसरी तरफ ये है कि इजराइल से भी। एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट भारत कर रहा है। कहाँ तक कर पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो फिलहाल यही है। एक अंतिम सवाल सर आपके लिए है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो एक्ट वेस्ट नीति है, अब वो एक ठोस रणनीतिक दिशा ले चुकी है? एक मैच्योर नीति हो गई है। अब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पिछले 8-10 साल से काफ़ी काम हो रहा था इसके ऊपर। अब वो ये है कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म्स में अडॉप्ट कर रही है, और अगले 4-5 साल जो होंगे इसमें हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध होगा। बल्कि यही नहीं, मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है छोटे मोटे प्रोडक्ट बनते थे उनको छोड़ के कि इंडिया, सऊदी अरेबिया या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को चाहिए कि वो एक अपना स्वयं एक कंसोर्टियम बना ले, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाई नेट वर्थ प्रोजेक्ट बनाए जाएं, जैसे कि ऑयल टैंकर्स हैं, शिप हैं बड़े बड़े, या डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, कुछ सऊदी अरेबिया में, कुछ कतर में, कुछ बहरीन में, कुछ ओमान में, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में, भारत के अंदर। और उसके लिए अगर कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की ज़रूरत है तो उसके लिए भारत से भी, यूरोप से भी या रशिया से भी लिया जा सकता है सस्ती टेक्नोलॉजी। इस तरीके से इस तरह के बहुत से फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। इंडिया के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो दुनिया में मशहूर है। हेल्थ केयर जो सिस्टम्स हैं हमारे पास, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड फार्मास्यूटिकल, हम अमेरिका और यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की मेडिसिन सप्लाई करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। वो सिर्फ केवल
जेनरिक मेडिसिन जो हमारे यूरोप अमेरिका खासतौर से जो जाती हैं, उसको वो सिर्फ पैक करके और पूरी दुनिया में बेचते हैं, उसे 5 गुना ज़्यादा दाम पे, 10 गुना ज़्यादा दाम पे। ये सब हम सऊदी अरबिया या इन देशों के साथ मिलके कर सकते हैं। ये भी अपनी मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं दोनों लोग मिलके। तो इस तरह के बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत, सऊदी अरेबिया या भारत खाड़ी के दूसरे देश मिलके कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अमन शांति क्षेत्र में बनी रहे, जिसके लिए भारत काफ़ी चिंतित है और गाज़ा का युद्ध बंद होना चाहिए। ये एक बड़ी खतरे की चीज़ है पूरे अरब देश के लिए। जी, बिल्कुल। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।